हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल तार्किक ज्ञान पर। तो पिछले वीडियो में हमने आपको मैथ वाले पोर्शन के 15 क्वेश्चन बताए थे। जो यूपी टेट फर्स्ट पेपर 2014 था उसके 15 क्वेश्चन क्लियर हो गए थे। अब उसके आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं अगले क्वेश्चन 15 जो दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है। इसमें देखिए, यदि संख्या इतनी संख्या दी है, अब इसमें देखिए कॉमा यहाँ लगा है और 6 से पूर्णतः विभाज्य, ये संख्या क्या है, 6 से पूर्णतः विभाज्य है। तो ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा, ए के स्थान पर। पहली बात, 6 से अगर तभी विभाज्य होगी, भाई 6 सम संख्या है ना, तो सम संख्या से सम संख्या ही विभाज्य हो सकती है। तो 5 और 9 तो वैसे भी इसमें रॉन्ग है। अब इसमें देख लीजिए 6 और 8 को चेक कर लीजिए इसमें रख के। तो एक तरीका है, ए की जगह 6 हम रख दें। अब फिर क्या करेंगे भाई, पूरे को 6 से भाग देंगे। दूसरा तरीका ये है कि 6 से जो है 6 से विभाज्यता जो है उसका सूत्र क्या होता है, अगर वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होती है तभी 6 से विभाज्य होगी। तो 2 से तो वैसे भी विभाज्य है क्योंकि लास्ट में 6 रख के देखा है हमने। देखिए 3 से विभाज्य हो रही है कि नहीं, और 3 से विभाज्य का सूत्र क्या बताया था, सभी संख्याओं को प्लस करके देख लीजिए। तो 6, इनको सभी संख्याओं को प्लस करिए। 6 2 8, 8 5 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 9 27, 1 28, 5 33, 33 और 6 रख के देखा है 39 हो जाएगा। तो देखिए ये 3 से भाग हो जाएगी ना, 3 एक कम 3, 3 रख के 9। इसका मतलब ये 2 और 3 से दोनों से विभाज्य है। एक तरीका ये चेक करने का हो गया। तो ऑप्शन नंबर तो आपका बी करेक्ट हो गया। लेकिन और जो 6 से विभाजित था वो भी आप चेक कर सकते हैं। पूरी संख्या को लिख के 6 से भाग कर दीजिए। तो जैसे इसमें आपको ईजी लगे वो कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। 107 नंबर है। प्रथम 5 कह रहा है धन रूढ़, धन मतलब प्लस वाली संख्या, रूढ़ मतलब अभाज्य लिखा हुआ है, संख्याओं का योग क्या होगा। जो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हैं उनका योग निकालना है। तो पहले अभाज्य संख्याएं आपको पता होनी चाहिए जो किसी से विभाज्य नहीं होती हैं, मतलब उनका गुणनखंड क्या होता है, 1 और वो सेम होती हैं, बाकी उनका कोई भी गुणनखंड नहीं होता है। तो उसमें अभाज्य संख्याएं देखिए 2 है, ठीक है, 3 है, तो इनको प्लस करते जाइए। 5 निकालनी है, 2 3 4 तो नहीं है, 5 है। भाई जितनी भी सम संख्या है वो वैसे भी आगे की नहीं होंगी 2 को छोड़ के। 5 के बाद क्या आ जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 के बाद 9 तो भाज्य है लेकिन 11 भाज्य नहीं है। तो जोड़ लीजिए, 11 और 7 हो जाता है 18, 18 5 23, 3 26, 26 और 2 28। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 28 इसमें करेक्ट ऑप्शन बन जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। जतिन और प्रिया के पास मिलाकर 41 रुपए हैं। जतिन और प्रिया के पास मिलाकर, जतिन के पैसों का 1/4, प्रिया के पैसों के 1/7 से 2 अधिक है। तो प्रिया के पास कितने हैं। तो सबसे पहले जो लास्ट में पूछे उसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, तो प्रिया की वैल्यू क्या हो गई, x हो गई। लेकिन जतिन के कितने होंगे, भाई जतिन के कितने होंगे, जतिन के हो जाएंगे 41 - x। क्यों, क्योंकि कह रहा है जतिन और प्रिया के पास मिलाकर 41 थे, तो अब उसमें से प्रिया ले घटा देंगे, बचे जतिन के इतने। लेकिन आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। कह रहा है जतिन के पैसों का 1/4, जतिन के पैसों का 1/4 मतलब 41 - x का 1/4 कह रहा है। आगे प्रिया के पैसों का, प्रिया के कितने थे x, प्रिया के पैसों का 1/7 से 2 अधिक, तो 2 प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे अब हम। तो यहाँ पर 41 - x/4 बराबर हो जाएगा x + 14/7। तो यहाँ 7 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 41 - x गुणे हो जाएगा 7, ठीक है, बराबर हो जाएगा 4 × x + 14। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आएगा। 41 को 7 से गुणा करेंगे, इधर देखिए 41 को 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 287 और माइनस 7x हो जाएगा। ठीक है, 287 - 7x हो गया। और इधर कह रहा है 4x + 14 मतलब 4x - 14 छंग कितना हो जाएगा, सॉरी 14 चक्को 56, ये हो जाएगा 56। तो अगले पेज ले लें हम। इधर 287 - 7x है, 287 - 7x बराबर था 4x + 56 था। ठीक है,
तो अब हम क्या करेंगे, x और x को एक साइड में और नंबर्स को नंबर एक साइड में, तो 287 माइनस 56 हो गया, बराबर में कर दिया 4x प्लस 7x। तो ये हो जाएगा 11x और इधर घटा देंगे, 7 से 6 गया 1, 8 से 5 गए, कितने बचे 3, ये 231 बराबर 11। 11 से इसको विभाज्य कर दीजिए, 11 दूनी 22, बचा 1, 11 एक कम 11, तो कितना आ गया 21 आ गया। तो x की वैल्यू 21 आ गई। 21 किसका हमने माना था, प्रिया, तो प्रिया के पास कितने हो गए रुपए 21। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन गया, सी बन गया आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 110 नंबर है, 109 है। एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है। कितनी है, एक वृत्त की परिधि है 44 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, कह रहा है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r कह रहा है, कितना है 44 है, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालने का सूत्र पहले आपको पता होना चाहिए, पाई r स्क्वायर। तो इस सूत्र में हमें r की जरूरत पड़ेगी, तो r यहाँ से निकाल लीजिए, इसीलिए इसको रखा गया है। तो 2 गुणे पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणे r बराबर होता है, इधर एक 44 है ही, तो 22 दूनी 44, 2 से 2 कट गया, तो r बराबर कितना आ जाएगा, 7 उधर भेज देंगे, r बराबर आ गया 7। अब क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिए, पाई r स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, पाई r कितना था 7 था, 7 स्क्वायर हो जाएगा, तो 22/7 गुणे 7 गुणे 7, एक 7 कट जाएगा, और 22 को जब हम 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर आ गया इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो 154 कौन सा ऑप्शन बन रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए 110 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 2 अंकों वाली संख्या, देखिए पिछले वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन था जो 2013 का सॉल्व किया था ना, 2 अंकों वाली संख्या। तो इसमें पहली बात तो संख्या, अगर देखिए संख्या ही तो ज्ञात करनी है, तो हम कितना मानेंगे, 10x प्लस y संख्या मानेंगे। तो कह रहा है दोनों अंकों का योग, केवल अंकों की बात जब करें तो x प्लस वाई बराबर कितना है 7 है, ये इक्वेशन 1 रहेगी, इसको याद रखिएगा, बाद में यूज आएगा अभी। x प्लस वाई बराबर 7, यहाँ तक हो गया है, अंकों का योग 7 है। और यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, मतलब कह रहा है 10x प्लस वाई, ये संख्या में कितना जोड़ दिया जाए, 27 जोड़ दिया जाए, तो अंकों का क्रम उलट जाता है। उलटने का मतलब है 10y प्लस कितना बचेगा, x बचेगा। तो इसको सॉल्व करिए, 10x है, इधर x ले आएंगे इधर, तो 9x हो जाएगा, 27 उधर भेज दीजिए, -27 हो जाएगा, और y प्लस है, यहाँ 10y है, तो 10y को जब इधर लाएंगे तो -10y आएगा, एक y घट जाएगा तो -9y, ठीक है। 9 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर x माइनस वाई बचेगा केवल, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा -3। तो अब इक्वेशन सेकंड हो गई और इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए x माइनस वाई बराबर -3 है, x माइनस वाई बराबर कितनी है, -3 है, और पहला को इक्वेशन क्या था, अंकों का योग 7 था ना, तो x प्लस वाई बराबर कितना था, 7 था। तो हम इसको देखिए यहाँ पर जोड़ देंगे दोनों समीकरण, ये कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 7 प्लस का है 3 माइनस का, तो प्लस का 4 बचेगा, तो 2 से 4 कट गया, 2 दूनी 4, x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। लेकिन संख्या पूछ रहा है ना, तो संख्या कितनी थी, संख्या 10x प्लस वाई थी, 10x प्लस वाई, तो 10x की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 10 दूनी 20 तो पहले हो गया, y की वैल्यू हम, भाई एक संख्या 2 है तो दूसरी कितनी होगी, यहाँ अंकों का योग 7 था ना, तो दूसरी जाहिर सी बात है 5 होगी, तो 20 प्लस 5 हो जाएगा 25। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा बन गया, ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 111 नंबर है, किसी दिए गए आंकड़े के लिए बारंबारता 5, भाई बारंबारता जब 5 है तो टैली चिन्ह में कैसे निरूपित करेंगे, तो टैली चिन्ह देखिए बहुत इजी है, 1 है तो ऐसे करते हैं, 2 है तो ऐसे हो जाएगा, 3 ऐसे माना जाए, 4 ऐसे, लेकिन 5 ऐसे नहीं करेंगे, इसको हम कैसे करेंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है, तो 5 ये हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाता है इसमें, बी आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ये ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्त क्या होगा, असहभाज्य को चाहे सह अभाज्य को हो। तो इसमें देखिए
जैसे मान लीजिए एक है 2 3, ये दोनों सह अभाज्य हैं, और या फिर 3 5, ये भी सह अभाज्य हैं। तो इनका जो मासा होता है हमेशा क्या होता है, एक ही होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा, बी होगा। ठीक है, 113 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17, ये क्या है, 1715.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर निकालना है। 7 के स्थानीय मान, तो देखिए एक 7 का स्थानीय मान 700 हो जाएगा, दूसरे 7 का स्थानीय मान क्या होगा, वो घटा, अंतर मतलब वो घटा देंगे जो दूसरा निकलेगा। तो दूसरा है 0.07 होगा, इतना होगा। तो 700 से कम ही तो होगा, तो घटाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से चेक कर लीजिए 700 से कम कौन सा है भाई, ये तो 0 नहीं होगा, ये दोनों भी नहीं होंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। 700 से कम यही तो है, घटाएंगे तो यही ऑप्शन आंसर राइट में आएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख रहे हैं, 114 नंबर है, भिन्नों का योग पढ़ाते समय, देखिए पेडागोजी के क्वेश्चंस आ गए यहाँ पे। भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी गई एक त्रुटि ज्ञात हुई। देखिए त्रुटि मतलब बच्चे ने ये किया है 1/2 + 1/3 = 2/5। तो इस स्थिति में शिक्षक के उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए। उपचारात्मक भाई, उपचार एक निदानात्मक होता है, एक उपचारात्मक, ये इसमें आपने पढ़ा होगा बाल मनोविज्ञान में। ठीक है, जो शिक्षण पद्धतियाँ होती हैं उसमें पढ़ा होगा। तो क्या होता है उपचार, भाई स्टूडेंट ने ये किया है, शिक्षार्थी ने इतना किया है, तो अगर शिक्षक को देखेगा कि बच्चे ने ये किया है स्टूडेंट ने, तो कैसे इसका उपचार करेगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन क्या है, लघुत्तम समापवर्त की अवधारणा को समझने में बच्चों की सहायता करेगा, या फिर दूसरा ऑप्शन है बच्चों से कहे कि वे अधिक से अधिक अभ्यास करें, या फिर भाई ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चा कर नहीं पा रहा तो आपको जाहिर सी बात समझाना पड़ेगा। सी ऑप्शन है, इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चे जैसे बड़े होते हैं होंगे समझ जाएंगे, ये भी गलत है। लास्ट है, प्रत्येक भिन्न के परिणाम को समझने में बच्चों की सहायता करें। तो यहाँ पर प्रत्येक भिन्न नहीं, कुछ भिन्न जो है बच्चे ऑलरेडी जान रहा है। देखिए यहाँ पर उसने क्या कर दिया, 1 और 1 को 2 को 2 कर दिया है, और 2 3 को 5 कर दिया है। तो इसका मतलब जो सामान्य भिन्न है उनसे वो परिचित है, लेकिन जिन भिन्नों में हर क्या है असमान होता है वो उसमें समान भिन्न वाला रूल लगा देता है। तो इसलिए हमें शिक्षक को क्या करना चाहिए, एज अ टीचर करना चाहिए, लघुत्तम समापवर्त की अवधारणा को समझने में बच्चों की क्या करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए होता है। अगला क्वेश्चन है 115, माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। जैसे जो माप की अवधारणा होती है, जैसे किसी चीज़ को किलोग्राम में मापना या किसी सेंटीमीटर मीटर में मापना, तो उसमें से 4 कथन यहाँ पर दिए हैं, उनको सही क्रम में लगाना है। तो पहला है, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। भाई डायरेक्ट जब प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाया जाता है तो कभी भी बुक आप देखिए तो उसमें डायरेक्ट ये नहीं बताया जाता है बच्चों को कि आप क्या लंबाई मापने के मीटर सेंटीमीटर इन इकाइयों का पहले ही यूज़ करें। तो अगले ऑप्शन इसमें है, देखिए दूसरा ऑप्शन है, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करेगा, या फिर शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को देखिए अमानक कौन सी इकाई हैं, जैसे फीट में नापना या गज में नापना या एक उंगली भर का बोलते हैं, 1 उंगली की लंबाई है इसकी, ऐसे ये अमानक इकाई हैं। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं, उसको सरल अवलोकन करेंगे सबसे पहले, तो पहला सबसे यही होता है, सरल अवलोकन करके उसको सत्यापित करेंगे। ठीक है, चौथा है, और दूसरे नंबर पे ये करेंगे, उसको अमानक इकाइयों का प्रयोग करेंगे मापने में। फिर तीसरे नंबर पे वो करेंगे शिक्षार्थी मीटरी इकाइयों के बीच संबंधों, ये तो सबसे लास्ट में हो जाएगा, मीटरी इकाइयों को संबंध स्थापित कर रहा है ना, तो सबसे टफ लेवल हो जाएगा, ये चौथे नंबर पे आएगा। तो पहले नंबर पे 3 है, तो 3 से पकड़िए पहला कौन सा है, ये रहा पहला 3, तो 3 2 1 4, ये करेक्ट ऑप्शन बन जाता है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, 116 नंबर है, एक अच्छा गणितज्ञ, जो अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी होना चाहिए। सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता होनी चाहिए, अगर कोई सवाल का उत्तर निपुणता से दे रहा है तो वो अच्छा गणितज्ञ माना जाएगा, या अधिकतर सूत्रों को याद करना ही अच्छा गणितज्ञ माना जाएगा, या बहुत जल्दी सवालों को हल करना, तो ये दोनों रॉन्ग वैसे भी हैं। ठीक है, ये भी रॉन्ग ही है, डी आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सभी अवधारणाओं को समझना चाहिए, फिर लागू करना चाहिए, उसके बाद उसमें संबंध बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये 116 में कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए 117 नंबर देख रहे हैं,
क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए, अगर क्षेत्रफल की अवधारणा से बच्चे को परिचित कराना है तो क्या करना चाहिए? तो क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराना है ना, तो शिक्षक को सबसे पहले कह रहा है शिक्षक किस चीज़ से शुरुआत कर सकता है। तो यहाँ पर की तो सारी जाएंगी, लेकिन शुरुआत पूछ रहा है किससे की जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत किससे करनी है? देखिए पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए, भिन्न आकारों की आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। तो यहाँ पर सबसे पहला ये नहीं होगा, सूत्र डायरेक्ट हम नहीं बताएंगे। बी ऑप्शन है, हथेली, पत्ते, नोटबुक आदि से विभिन्न वस्तुओं की सहायता से आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। तो ये भी कहीं तक ठीक है, लेकिन आगे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। आयत की लंबाई चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल सूत्र को उसके करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये रॉन्ग है। ठीक है, पहले ये नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले नहीं करेंगे। इकाई वर्ग की गणना सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, भाई इकाई वर्ग की सहायता से भी ज्ञात करेंगे, लेकिन सबसे पहला ऑप्शन जो बनेगा हमारा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? 20 में करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 118 नंबर है, ई एफ एक वृत्त की जीवा है। जो ई एफ है वो क्या है? एक वृत्त की जीवा है। देखिए वृत्त, मान लीजिए ये वृत्त है, ई एफ कह रहा है एक वृत्त की जीवा है और जिसकी लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 13 है, भाई त्रिज्या क्या है? ये मान लीजिए 13 है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। तो केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई, तो केंद्र ये है, ठीक है, इससे जीवा पर डाले गए लंब, ये इतनी डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है और इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, और इसका कर्ण दिया है 13। अब इसका लंब ज्ञात करना है, आधार कितना होगा? दिमाग लगाइए, अगर पूरी जीवा 10 थी तो ये आधी तो होगी, 5 होगी, इसका मतलब इतनी लंबाई त्रिभुज जितने में है। तो क्या होगा? कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र लगता है लंब स्क्वायर प्लस आधार, आधार कितना है? 5 स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 25 का 5 का 25 होगा, तो 25 इधर ले आएंगे माइनस, ठीक है, बराबर एल स्क्वायर चलेगा। तो 169 से 25 घटाएंगे, बचेगा 144, बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? स्क्वायर है ना, तो ये क्या करेंगे? स्क्वायर रूट इधर आएगा, तो ये 12 का वर्ग है, 12 बाहर निकल आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए। भाई वर्ग का विकर्ण, देखिए वर्ग के विकर्ण से संबंधित ऊपर क्वेश्चन था, ये मान लीजिए वर्ग है, ठीक है, कह रहा है ये इसका विकर्ण है। अगर इसके विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए, विकर्ण मान लीजिए 2 गुना, ये इधर बढ़ा रहे हैं, ये 2 गुना विकर्ण हो गया, ठीक है, ये विकर्ण 2 गुना कर दिया, तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो फार्मूला बेस पे, दूसरा सिंपल समझिए, क्षेत्रफल इतना है, वर्ग है, अगर विकर्ण 2 गुना कर दिया जाए तो पूरा क्या बनेगा? वर्ग, ये इतना बन जाएगा। क्यों बन जाएगा कि नहीं? तो यहाँ देखिए एक ये पार्ट बन गया उतना ही बड़ा, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये, 4 वर्ग इतने ही में बन गए, तो मतलब कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक विधि और है, इसमें कर्ण दिया है तो क्या होगा? क्षेत्रफल का सूत्र होता है डी स्क्वायर बटा 2, डी को विकर्ण डायगोनल्स बोलते हैं, डी स्क्वायर बटा 2 क्षेत्रफल अगर दिया है, ठीक है। लेकिन अगर कह रहा है अगर इसको विकर्ण को 2 गुना कर दें तो 2d स्क्वायर कर दीजिए, 2 तो है ही है, डी स्क्वायर बटा 2, अब स्क्वायर किया गया है ना, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 डी स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। तो ये तो कॉमन मिल रहा है लेकिन 4 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब 4 गुना ही होगा। लास्ट क्वेश्चन है, जब राजन के सामने वार्तिक समस्याएं आती हैं, वार्तिक मतलब जैसे कोई थ्योरिकल क्वेश्चन आता है जिसे क्या बोलते हैं? वर्ड सम्स बोलते हैं। तो यह प्रायः पूछता है, वह पूछता है मैं जमा करूं या घटा दूं, मतलब प्लस करूं या घटाऊं, या गुणा करूं या भाग दे दूं, क्या करूं, उसको वो समझ में नहीं आता है। तो इस तरह के प्रश्न क्या बताते हैं? राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता, ये बिल्कुल गलत है। वो जोड़ गुणा कर सकता है लेकिन वो वार्तिक समस्या है ना, मतलब शब्दावली नहीं समझ पा रहा है क्या है, ऐसा कुछ है। राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है, ये भी गलत है। राजन को भाषा समझने में कठिनाई होगी, ये कहीं तक ठीक है, लेकिन लास्ट देख लीजिए, राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता, तो ये इसमें करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। तो ये मैथ का पोर्शन फिनिश होता है यहाँ पे।
तो इसमें देखिए पिछले वीडियो में जो ईवीएस हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें एक क्वेश्चन छूट गया था, उसको चलिए डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये क्वेश्चन था 125 नंबर। 125 नंबर क्वेश्चन छूट गया था। निम्नलिखित में से देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन, यहाँ पर गलत प्रिंट है, आम होगा। कौन सा रसायन आम को पकाने में यूज़ किया जाता है? ठीक है, आम को पकाने में कौन सा प्रयोग होता है? इसमें होता है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है? ये कैल्शियम कार्बाइड जो है जब उसमें लगाते हैं ना तो वो नमी होती है आमों में, वो नमी जो संपर्क में आता है तो एसिटिलीन गैस को उत्सर्जित करता है कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, तो वो एसिटिलीन गैस क्या करती है? हेल्प करती है फलों को पकाने में। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।